नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं और अपने हाथों से छू रहे हैं, वो सच में वैसी ही है जैसी आपको दिखती है? क्या हम अपनी इंद्रियों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? ये सवाल सुनने में शायद कुछ अजीब या कुछ बचकाना लगे। आप कहेंगे, जाहिर है हम भरोसा कर सकते हैं। मेरी आंखें ही तो मुझे बता रही हैं कि सामने एक स्क्रीन है। मेरे कान ही तो आपकी आवाज सुन रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा ज्ञान इसी एक भरोसे पर ही तो टिका है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दर्शन के इतिहास के सबसे महान दिमागों ने इसी एक भरोसे पर सबसे गहरे, सबसे बेचैन करने वाले सवाल उठाए हैं? क्या हो अगर ये पूरी दुनिया जिसे आप वास्तविक मान रहे हैं, वो सिर्फ एक बहुत ही लंबा, एक बहुत ही जटिल सपना हो? या फिर जैसा कि द मैट्रिक्स जैसी फिल्मों में दिखाया गया है, क्या हो अगर आप सच में सिर्फ एक ब्रेन इन ए वैट हो, एक जार में रखा हुआ दिमाग जिसे एक सुपर कंप्यूटर झूठे सिग्नल भेजकर एक झूठी दुनिया का एहसास करा रहा हो? यह सवाल सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। यह हमें ज्ञान की प्रकृति, वास्तविकता के अर्थ और हमारी अपनी चेतना की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप तैयार हैं अपनी ही वास्तविकता की नींव को हिलाने के लिए और यह जानने के लिए कि आप जो जानते हैं वो आप सच में कैसे जानते हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हमारी खिड़कियां या झूठे आईने, इंद्रियों पर भरोसे का मामला। चलिए अपनी इस जासूसी की शुरुआत उस सबसे बुनियादी, उस सबसे सामान्य ज्ञान वाली धारणा से करते हैं जिस पर हम सब अपनी जिंदगी जीते हैं। वो धारणा है कि हमारी इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियों यानी देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, इस दुनिया को जानने के लिए हमारी खिड़कियां हैं। वे हमें बाहरी दुनिया के बारे में सच्ची और भरोसेमंद जानकारी देती हैं। जब मेरी आंखें मुझे बताती हैं कि सेब लाल है, तो मैं मान लेता हूं कि सेब सच में लाल है। जब मेरे कान मुझे बताते हैं कि संगीत बज रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि संगीत सच में बज रहा है। दर्शन की भाषा में इस दृष्टिकोण को अनुभववाद कहते हैं और इसके सबसे महान समर्थक थे जॉन लोक और डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिक। जॉन लोक ने तो यहां तक कहा था कि हमारा मन जन्म के समय एक टेबुला रासा यानी एक कोरी स्लेट की तरह होता है। हमारे अंदर कोई भी जन्मजात विचार या ज्ञान नहीं होता। हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, वो सब कुछ हमारी इंद्रियों के माध्यम से, हमारे अनुभवों से ही उस कोरी स्लेट पर लिखा जाता है। सेब का विचार हमारे मन में इसलिए है क्योंकि हमने अपनी आंखों से सेब को देखा है, अपने हाथों से उसे छुआ है और अपनी जीभ से उसे छका है। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान की पूरी इमारत की नींव हमारी इंद्रियों द्वारा दी गई इन्हीं छोटी छोटी संवेदनाओं पर ही टिकी है। यह विचार बहुत ही तार्किक और बहुत ही वैज्ञानिक लगता है। आखिर पूरा का पूरा विज्ञान भी तो इसी एक सिद्धांत पर आधारित है। एक वैज्ञानिक क्या करता है? वो अवलोकन करता है, वो प्रयोग करता है। वो अपनी इंद्रियों का या उन इंद्रियों को और भी शक्तिशाली बनाने वाले उपकरणों जैसे कि टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके दुनिया के बारे में डेटा इकट्ठा करता है और फिर उस डेटा के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालता है। विज्ञान हमारी इंद्रियों पर भरोसे का ही एक बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही परिष्कृत रूप है। तो इस नजरिए से हमारी इंद्रियों पर भरोसा करना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह तो ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे भरोसेमंद तरीका है। वे इस दुनिया के साथ हमारा एकमात्र संपर्क हैं। उनके बिना हम एक अंधेरे, खामोश कमरे में बंद एक चेतना की तरह होंगे जिसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। यह सब सुनने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही संतोषजनक लगता है। यह हमें एक ऐसी दुनिया का यकीन दिलाता है जिसे हम जान सकते हैं, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि दर्शन का काम ही है आरामदायक यकीनों को चुनौती देना, दार्शनिकों ने, जिन्हें संदेहवादी कहा जाता है, इस खूबसूरत तस्वीर में कुछ बहुत ही गहरी और बहुत ही परेशान करने वाली दरारें खोज निकाली हैं। उन्होंने हमें कुछ ऐसे कारण दिए हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद हमारी यह खिड़कियां उतनी साफ नहीं हैं जितनी हम उन्हें समझते हैं। शायद वे खिड़कियां नहीं, बल्कि झूठे टेरहे मेरहे आईने हैं जो हमें वास्तविकता की एक विकृत, एक भ्रामक तस्वीर दिखा रहे हैं। वो पहला और सबसे स्पष्ट कारण क्या है जो हमें हमारी अपनी आंखों पर भी शक करने पर मजबूर कर देता है?
चलिए अगले चैप्टर में उस धोखे का सामना करते हैं जिसका अनुभव हम सब ने कभी ना कभी किया है। चैप्टर नंबर 2, जब सीधी छड़ी टेढ़ी हो गई। भ्रम का तर्क। हमारी इंद्रियों पर हमारे इस गहरे और सहज विश्वास पर जो सबसे पहला और सबसे सीधा हमला होता है वो हमारे अपने ही रोजमर्रा के अनुभवों से आता है। इस तर्क को भ्रम का तर्क कहा जाता है। ये बहुत ही सरल है। ये कहता है कि हम सब जानते हैं कि हमारी इंद्रियां हमें कभी कभी धोखा देती हैं, और अगर वे हमें कभी कभी धोखा दे सकती हैं तो फिर हम यह 100% निश्चितता के साथ कैसे कह सकते हैं कि वे हमें अभी इस पल में धोखा नहीं दे रही हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पानी में डूबी हुई छड़ी का। आप एक सीधी छड़ी या एक पेंसिल को लीजिए और उसे पानी के एक गिलास में आधा डुबाइए। आपको क्या दिखता है? आपको वो छड़ी पानी के अंदर टेढ़ी ही या मुड़ी हुई दिखाई देगी। आपकी आंखें, आपकी इंद्रियां आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बता रही हैं कि छड़ी टेढ़ी है। लेकिन आप अपने दिमाग से, अपने पिछले ज्ञान से यह जानते हैं कि छड़ी असल में सीधी है। तो इस पल में आपका इंद्रिय अनुभव और आपका ज्ञान एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। आप किसे सच मानेंगे? आप अपने ज्ञान को सच मानेंगे और आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। यह सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है। हमारी जिंदगी ऐसे हजारों उदाहरणों से भरी पड़ी है। रेगिस्तान में प्यासे यात्री को अक्सर एक मृग तृष्णा दिखाई देती है, एक पानी का तालाब जो असल में वहां है ही नहीं। जब हम एक ट्रेन में बैठे होते हैं और बगल वाली ट्रेन चलने लगती है तो हमें एक पल के लिए यह महसूस होता है कि हमारी अपनी ट्रेन चल रही है। यह भी एक भ्रम है। जादूगरों का तो पूरा का पूरा पेशा ही हमारी इंद्रियों को धोखा देने की इस कला पर आधारित है। अब संदेहवादी दार्शनिक यहीं पर अपना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे परेशान करने वाला सवाल पूछता है। वो कहता है, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी इंद्रियां हमें कभी कभी धोखा देती हैं, लेकिन जब वे हमें धोखा दे रही होती हैं तो उस अनुभव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमें यह बताए कि यह एक भ्रम है। जब आप उस टेढ़ी छड़ी को देख रहे होते हैं तो वो पूरी तरह से वास्तविक टेढ़ी ही दिखती है। जब एक जादूगर एक सिक्के को हवा में गायब कर देता है तो वो सच में गायब होता हुआ ही अब दिखता है। हमें बाद में अपने तर्क या अपने पिछले ज्ञान से यह पता चलता है कि यह एक धोखा था। तो सवाल यह है कि अगर हमारे अनुभव के अंदर ही कोई एरर मैसेज या कोई चेतावनी का संकेत नहीं है तो फिर हम इस पल में, जब आप मेरी यह आवाज सुन रहे हैं और अपने आसपास की दुनिया को देख रहे हैं, यह कैसे निश्चित हो सकते हैं कि यह कोई भ्रम नहीं है? हो सकता है कि यह पूरी की पूरी दुनिया ही एक बहुत विशाल, एक बहुत ही जटिल भ्रम हो और हमारे पास इसे जानने का कोई तरीका ही न हो। यह एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार है। यह हमारी वास्तविकता की उस ठोस जमीन को ही हिला देता है जिस पर हम खड़े हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि देखना और जानना दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। सिर्फ इसलिए कि हमें कोई चीज एक खास तरीके से दिख रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो चीज असल में वैसी ही है। यह हमें विज्ञान की प्रकृति के बारे में भी कुछ सिखाता है। विज्ञान का एक बहुत विशाल काम हमारी इंद्रियों की इन गलतियों को सुधारना ही है। हमारी इंद्रियां हमें बताती हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज घूम रहा है, लेकिन विज्ञान अपने उपकरणों और अपने तर्कों से हमें बताता है कि सच्चाई इसके ठीक उल्टी है। हमारी इंद्रियां हमें बताती हैं कि यह मेज ठोस है, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि यह तो असल में 99.99% खाली जगह है जिसमें कुछ परमाणु बहुत तेजी से कंपन कर रहे हैं। तो भ्रम का यह तर्क हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, और वो है संदेह का मूल्य। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों द्वारा दी गई जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। हमें हमेशा सवाल पूछने के लिए और चीजों को और भी गहराई से जांचने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन कुछ दार्शनिक इस संदेह को एक और उससे भी कहीं ज्यादा चरम और कहीं ज्यादा डरावने स्तर पर ले गए। उन्होंने कहा कि क्या हो अगर यह दुनिया सिर्फ एक भ्रम नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा सपना हो। चैप्टर नंबर 3, क्या आप जाग रहे हैं या सपना देख रहे हैं? सपने का तर्क। अगर भ्रम का तर्क हमारी इंद्रियों पर हमारे विश्वास में सिर्फ एक छोटी सी दरार पैदा करता है तो सपने का तर्क उस दीवार को ही गिरा देने की कोशिश करता है। यह तर्क, जिसे 17वीं सदी के महान फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त ने बहुत ही प्रसिद्ध रूप से इस्तेमाल किया था,
संदेहवाद का एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही व्यक्तिगत रूप है। यह हमें एक ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर करता है जिसका सामना हम शायद कभी नहीं करना चाहते। और वो सवाल है, आप यह कैसे साबित कर सकते हैं कि आप अभी इस पल में जाग रहे हैं और सपना नहीं देख रहे हैं? चलिए इस पर ईमानदारी से सोचते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे सपने देखे हैं जो उस समय बिल्कुल वास्तविक लग रहे थे। सपने में आप चीजों को देखते हैं, आप आवाजें सुनते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप खुशी और डर महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप जागते हुए करते हैं। जब आप सपने के अंदर होते हैं तो आपको लगभग कभी भी यह पता नहीं चलता कि आप सपना देख रहे हैं। आप उसे ही अपनी वास्तविकता मान लेते हैं। ये तो तब होता है जब आप जागते हैं और आप अपने बिस्तर पर खुद को सुरक्षित पाते हैं। तब आपको यह एहसास होता है कि ओह, वो तो बस एक सपना था। अब देकार्त यहीं पर अपना विनाशकारी सवाल पूछते हैं। अगर सपनों की दुनिया और जागने की दुनिया, जब हम उनके अंदर होते हैं तब वे एक दूसरे से पूरी तरह से अप्रत्यक्ष, यानी उनमें फर्क नहीं किया जा सकता, तो फिर आप इस पल में यह 100% निश्चितता के साथ कैसे कह सकते हैं कि आप जाग रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है? आप कह सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो बहुत ही स्पष्ट और सुसंगत है, जबकि मेरे सपने अक्सर अजीब और असंगत होते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या आपने कभी ऐसे सपने नहीं देखे जो बहुत ही तार्किक और बहुत ही विस्तृत थे? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, जब आप सपने के अंदर होते हैं तब तो आपको वो सपना बिल्कुल भी असंगत नहीं लगता। वो तो उस समय की वास्तविकता होती है। आप कह सकते हैं, मैं अपने हाथ को चिकोटी काट सकता हूं और मुझे दर्द महसूस होगा, जिससे यह साबित हो जाएगा कि मैं जाग रहा हूं। लेकिन क्या आपने कभी सपने में दर्द महसूस नहीं किया है? सपने में आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है और वो दर्द बिल्कुल असली लग सकता है। तो चिकोटी काटने वाला यह टेस्ट भी फेल हो जाता है। देकार्त का तर्क यह है कि ऐसा कोई भी एक भी निश्चित संकेत नहीं है, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आप यह निश्चित रूप से साबित कर सकें कि आप सपने में नहीं हैं। हर वो सबूत जो आप अपनी जागने की अवस्था को साबित करने के लिए देंगे, वो सबूत आप सपने में भी दे सकते हैं। ये एक बहुत ही गहरा और बहुत ही परेशान करने वाला निष्कर्ष है। अगर हम यह भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि हम जाग रहे हैं या नहीं, तो फिर हम अपनी इंद्रियों द्वारा दी गई किसी भी जानकारी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हो सकता है कि यह पूरी दुनिया, ये आसमान, ये धरती, आपका परिवार, आपके दोस्त और यहाँ तक कि आपका अपना शरीर भी, ये सब कुछ सिर्फ मेरे एक बहुत ही लंबे और बहुत ही जटिल सपने का हिस्सा हो। ये संदेह, जिसे सोलिप्सिज्म का खतरा भी कहा जाता है, यानी यह विश्वास कि सिर्फ मैं ही मौजूद हूं और बाकी सब मेरे मन की उपज है, हमें ज्ञान की निश्चितता की खोज में एक बहुत ही अंधेरे और बहुत ही अकेले स्थान पर ले जाता है। देकार्त खुद भी इस संदेह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने अपनी पूरी दार्शनिक यात्रा इसी एक निश्चित बिंदु को खोजने के लिए शुरू की थी, जिस पर वो अपने ज्ञान की पूरी इमारत को फिर से खड़ा कर सकें। एक ऐसा बिंदु जिस पर शक न किया जा सके। सपने का यह तर्क हमें हमारी अपनी चेतना की रहस्यमयी प्रकृति की भी याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता का हमारा यह जो एहसास है, वो कितना नाजुक और कितना मन पर निर्भर है। हमारा मन एक बहुत ही शक्तिशाली कहानीकार है, जो इतनी वास्तविक लगने वाली दुनियाएं बना सकता है कि हम उनमें पूरी तरह से खो जाते हैं। सपने का यह तर्क हमें एक बहुत अहम बौद्धिक विनम्रता भी सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी वास्तविकता की समझ को लेकर कभी भी बहुत ज्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए। हमेशा यह संभावना बनी रहती है कि हम कुछ बहुत ही बुनियादी चीज को गलत समझ रहे हों। लेकिन क्या यह संदेह का अंतिम रूप है, या फिर आधुनिक तकनीक और साइंस फिक्शन ने इस सपने के तर्क को एक और, उससे भी कहीं ज्यादा भयानक और उससे भी कहीं ज्यादा विश्वसनीय रूप दे दिया है? चैप्टर नंबर 4, क्या आप मैट्रिक्स में जी रहे हैं? ब्रेन इन ए वैट का विचार प्रयोग। अगर देकार्त का सपने का तर्क आपको कुछ पुराना या कुछ ज्यादा दार्शनिक लगता है, तो चलिए अब उसी तर्क के एक आधुनिक, एक 21वीं सदी के और एक बहुत ही तकनीकी संस्करण का सामना करते हैं। यह एक ऐसा विचार प्रयोग है जो साइंस फिक्शन से सीधे हमारे दर्शन की दुनिया में आया है, और यह शायद संदेहवाद का सबसे शक्तिशाली और सबसे परेशान करने वाला रूप है। इसे ब्रेन इन ए वैट
यानी जार में रखा हुआ दिमाग का तर्क कहा जाता है। यह विचार प्रयोग, जिसे हिलरी पुटनम जैसे दार्शनिकों ने प्रसिद्ध किया और जिसे हमने द मैट्रिक्स जैसी फिल्मों में देखा है, कुछ इस तरह है। कल्पना कीजिए कि जब आप कल रात सो रहे थे, तो कुछ बहुत ही दुष्ट लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली एलियन वैज्ञानिकों ने चुपके से आपके घर में प्रवेश किया। उन्होंने बहुत ही सावधानी से आपके दिमाग को आपकी खोपड़ी से बाहर निकाला। अब आपका दिमाग एक जार में कुछ पोषक तत्वों से भरे हुए तरल में जीवित रखा हुआ है और उस दिमाग की सभी तंत्रिका तंत्र की नसों को एक बहुत ही शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर से जोड़ दिया गया है। अब यह सुपर कंप्यूटर क्या कर रहा है? यह सुपर कंप्यूटर आपके दिमाग को ठीक वही, हूबहू वही विद्युत रासायनिक सिग्नल भेज रहा है जो आपका दिमाग सामान्य रूप से आपके शरीर की इंद्रियों, यानी आपकी आंखों, आपके कानों, आपकी त्वचा आदि से प्राप्त करता। तो जब कंप्यूटर आपके दिमाग को लाल सेब देखने वाले सिग्नल भेजता है, तो आपको एक लाल सेब दिखाई देता है। जब वो कॉफी की खुशबू वाले सिग्नल भेजता है, तो आपको कॉफी की खुशबू आती है। जब वो कुर्सी पर बैठने वाले सिग्नल भेजता है, तो आपको कुर्सी पर बैठने का एहसास होता है। तो आपका जो अनुभव होगा, वो आपके आज के इस पल के अनुभव से बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। आपको यही लगेगा कि आप एक शरीर वाले इंसान हैं, जो एक कमरे में बैठकर एक ऑडियो बुक सुन रहा है। आपके पास अपनी पूरी जिंदगी की यादें होंगी, आपके दोस्त होंगे, आपका परिवार होगा, लेकिन यह सब कुछ, आपका पूरा का पूरा ब्रह्मांड, उस सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विस्तृत, एक बहुत ही सुसंगत सिमुलेशन होगा। अब सबसे भयानक सवाल आता है, आप यह कैसे साबित कर सकते हैं कि आप एक ब्रेन इन ए वैट नहीं हैं? आप क्या सबूत दे सकते हैं? आप कह सकते हैं, मैं इस मेज को छू सकता हूं, यह ठोस है। लेकिन वो ठोसपन का एहसास भी तो वो कंप्यूटर ही आपके दिमाग को भेज रहा है। आप कह सकते हैं, मैं बाहर जाकर देख सकता हूं, वहां असली दुनिया है। लेकिन वो बाहर की दुनिया भी तो उसी सिमुलेशन का ही एक हिस्सा है। इस तर्क की भयावहता यह है कि कोई भी अनुभवजन्य सबूत, कोई भी ऐसा सबूत जो आपकी इंद्रियों से आता हो, वो इस परिकल्पना को गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि यह परिकल्पना खुद ही यह कहती है कि आपके सारे अनुभवजन्य सबूत उस कंप्यूटर द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। आप उस सिमुलेशन के अंदर से यह कभी भी साबित नहीं कर सकते कि आप एक सिमुलेशन के अंदर नहीं हैं। यह ब्रेन इन योर वेट का तर्क हमारी इंद्रियों पर भरोसे की उस आखिरी बची खुची नींव को भी हिला देता है। यह हमें एक बहुत ही गहरे संशयवादी गड्ढे में धकेल देता है, जहां हमें यह लगने लगता है कि हम वास्तविकता के बारे में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें हमारी अपनी चेतना और वास्तविकता के बीच के रिश्ते के बारे में एक बहुत ही गहरा और बहुत ही विनम्र कर देने वाला सबक सिखाता है। यह हमें यह दिखाता है कि हमारा जो वास्तविकता का मॉडल है, वो हमारे दिमाग में ही तो बनता है। हम कभी भी वास्तविकता को सीधे सीधे, बिना किसी फिल्टर के अनुभव नहीं करते। हम तो बस अपने दिमाग द्वारा बनाए गए उस मॉडल को ही अनुभव करते हैं, और हम कभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते कि हमारा वो मॉडल उस असली वास्तविकता से कितना मेल खाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें हार मान लेनी चाहिए? क्या हमें एक गहरे संदेह के सागर में ही डूब जाना चाहिए, या फिर ज्ञान तक पहुंचने का कोई और भी रास्ता है? एक ऐसा रास्ता जो हमारी इन धोखेबाज इंद्रियों पर निर्भर ही न हो। और यहीं से दर्शन की एक दूसरी महान परंपरा, तर्कवाद, हमें एक अलग, एक वैकल्पिक मार्ग दिखाने की कोशिश करती है। चैप्टर नंबर 5, जब इंद्रियां धोखा देती हैं, तब तर्क रास्ता दिखाता है। तर्कवाद का उदय। अब तक हमने जिस अंधेरी और गहरी संशयवादी सुरंग की यात्रा की है, वो हमें एक ऐसे बिंदु पर ले आई है जहां हमें यह लगने लगा है कि हमारी इंद्रियां पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं और हम वास्तविकता के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते। यह एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, लेकिन दर्शन की खूबी यह है कि वो कभी भी एक ही जगह पर रुका नहीं रहता। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है, तो वो एक दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करता है, और हमारी इंद्रियों पर इस गहरे अविश्वास के जवाब में दर्शन की एक दूसरी महान और बहुत ही शक्तिशाली परंपरा का उदय हुआ, जिसे तर्कवाद कहते हैं। तर्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? यह अनुभववाद के ठीक उल्टा है। जहां अनुभववादी कहते हैं
कि सारा सच्चा ज्ञान इंद्रिय अनुभव से ही आता है, वहीं तर्कवादी कहते हैं कि नहीं, निश्चित और सच्चे ज्ञान का अंतिम स्रोत हमारी इंद्रियां नहीं, बल्कि हमारी तर्क बुद्धि और हमारे सहज विचार हैं। तर्कवादी मानते हैं कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। वे हमें सिर्फ एक बदलती हुई, एक अस्थिर और एक अक्सर भ्रामक दुनिया की तस्वीर ही दिखाती हैं। लेकिन हमारी तर्क बुद्धि, हमारा मन, हमें उन शाश्वत, उन अपरिवर्तनशील और उन सार्वभौमिक सच्चाइयों तक पहुंचा सकता है जो इस इंद्रिय अनुभव की दुनिया के परे हैं। इस परंपरा के सबसे महान नायक थे प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और आधुनिक दर्शन के पिता रेने देकार्त। प्लेटो का गुफा का रूपक याद है? वो तर्कवाद का एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा पत्र है। वो कहता है कि इंद्रियों की यह दुनिया सिर्फ परछाइयों का एक खेल है। असली वास्तविकता तो आदर्श रूपों की दुनिया है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने मन की आंखों से, यानी शुद्ध तर्क से ही देख सकते हैं। गणित प्लेटो के लिए सच्चे ज्ञान का सबसे प्रमुख उदाहरण था। गणित के सत्य, जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, या एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सत्य हम किसी इंद्रिय अनुभव से नहीं सीखते। ये तो हम शुद्ध तर्क से अपने मन के अंदर ही खोजते हैं। और ये सत्य सार्वभौमिक, निश्चित और शाश्वत हैं। वे कभी नहीं बदलते। तर्कवादियों का सपना था कि वे दर्शन को भी गणित की तरह ही एक निश्चित और एक कठोर विज्ञान बना दें। रेने देकार्त ने इसी परियोजना को एक नए और बहुत ही प्रसिद्ध तरीके से आगे बढ़ाया। जैसा कि हमने देखा, देकार्त ने अपनी दार्शनिक यात्रा की शुरुआत एक कट्टरपंथी संदेह से की। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों, अपने सभी विश्वासों पर शक करना शुरू कर दिया। वे उस अकेली, उस अविचल चट्टान की तलाश में थे जिस पर वो अपने ज्ञान की पूरी इमारत को फिर से खड़ा कर सकें। और वो चट्टान उन्हें कहाँ मिली? वो उन्हें उनकी इंद्रियों में नहीं, बल्कि उनके अपने सोचने के तरीके में ही मिली। उन्होंने तर्क दिया कि मैं इस बात पर शक कर सकता हूं कि मेरे हाथ हैं। मैं इस बात पर शक कर सकता हूं कि यह दुनिया मौजूद है। मैं इस बात पर भी शक कर सकता हूं कि मैं सपना देख रहा हूं या जाग रहा हूं। लेकिन मैं इस एक बात पर शक नहीं कर सकता कि मैं शक कर रहा हूं। और अगर मैं शक कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं सोच रहा हूं। और अगर मैं सोच रहा हूं तो यह निश्चित है कि एक सोचने वाले के रूप में मेरा अस्तित्व है। और यहीं से उनका वो अमर निष्कर्ष निकला, कोगिटो अर्गो सम, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। देकार्त के लिए यह एक बहुत विशाल जीत थी। उन्होंने सिर्फ अपनी इंद्रियों पर भरोसा के बिना शुद्ध तर्क के माध्यम से एक ऐसी सच्चाई की खोज कर ली थी जो 100% निश्चित थी। और फिर इसी एक निश्चितता के आधार पर उन्होंने धीरे धीरे कदम दर कदम तर्क का इस्तेमाल करके ईश्वर के अस्तित्व को और फिर बाहरी दुनिया के अस्तित्व को भी साबित करने की कोशिश की। तर्कवाद का यह दृष्टिकोण हमें हमारी अपनी तर्क बुद्धि की अपार शक्ति का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ वही नहीं मानना चाहिए जो हमें दिखता है, बल्कि हमें चीजों के पीछे छिपे हुए तार्किक ढांचे को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें एक ज्यादा अनुशासित और एक ज्यादा विश्लेषणात्मक विचारक बनाता है। लेकिन तर्कवाद भी अपनी समस्याओं से खाली नहीं है। इसकी सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह हमारी रोजमर्रा की जीती जागती अनुभव की दुनिया से बहुत दूर, एक बहुत ही ठंडी और एक बहुत ही अमूर्त दुनिया में ले जा सकता है। हम सिर्फ तर्क से तो जीवन नहीं जी सकते। और क्या हमारे सारे विचार सच में सिर्फ तर्क से ही आते हैं? क्या हमारे मन में कोई भी सहज या जन्मजात विचार होते हैं, या फिर हमारा सारा कच्चा माल अंततः इंद्रियों से ही आता है? यह अनुभववाद और तर्कवाद के बीच की एक अंतहीन बहस है। क्या इन दोनों के बीच कोई सुलह हो सकती है? चैप्टर नंबर 6, जब मन एक चश्मा बन गया, कांट का क्रांतिकारी समाधान। अब तक हमने ज्ञान की खोज के 2 महान लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रास्तों को देखा है। 18वीं सदी तक दर्शन इसी दौराहे पर फंसा हुआ था। ऐसा लगता था कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। और फिर आए एक महान जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट, जिन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी और एक ऐसा शानदार समाधान पेश किया जिसने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। कांत ने एक तरह से इन दोनों दुश्मन खेमों के बीच एक शांति समझौता करवाया। कांत ने अपनी इस क्रांति को कोपरनिकन क्रांति का नाम दिया। जैसे कोपरनिकस ने यह कहकर खगोल विज्ञान को पलट दिया था कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है,
वैसे ही कांट ने यह कहकर दर्शन को पलट दिया कि हमारा मन सिर्फ बाहरी दुनिया की एक निष्क्रिय नकल नहीं करता, बल्कि वो तो बाहरी दुनिया के हमारे अनुभव का एक सक्रिय निर्माता है। कांट का तर्क क्या था? उन्होंने कहा कि अनुभववादी और तर्कवादी दोनों ही आंशिक रूप से सही हैं और आंशिक रूप से गलत। उन्होंने अनुभववादियों से सहमति जताई कि हाँ, हमारा सारा ज्ञान शुरू तो इंद्रिय अनुभव से ही होता है। हमारे मन को काम करने के लिए बाहरी दुनिया से आने वाली कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। बिना इंद्रियों के हमारा मन एक खाली बक्से की तरह होगा। लेकिन, और यह उनका क्रांतिकारी कदम था, उन्होंने तर्कवादियों से भी सहमति जताई कि हमारा मन कोई कोरी स्लेट नहीं है। हमारा मन एक निष्क्रिय रिकॉर्डर नहीं है। हमारा मन जन्म से ही अपने कुछ नियमों या अपनी कुछ संरचनाओं के साथ आता है। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो बाहरी दुनिया से आने वाले उस अराजक, उस बिखरे हुए डेटा को लेता है और उसे एक व्यवस्थित, एक सुसंगत और एक समझने योग्य अनुभव में बदलता है। कांट ने इन मानसिक संरचनाओं को सहज अंतर्ज्ञान के रूप और समझ की श्रेणियां कहा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे स्थान और समय। कांत ने कहा कि स्थान और समय बाहरी दुनिया में मौजूद चीजें नहीं हैं। वे तो हमारे अपने मन के ही चश्मे हैं। वे हमारे मन का वो आंतरिक फाइलिंग सिस्टम है जिसमें हम अपनी सभी संवेदनाओं को व्यवस्थित करते हैं। हम स्थान और समय के बिना दुनिया का अनुभव कर ही नहीं सकते। इसी तरह कारण और प्रभाव जैसी अवधारणाएं भी कांट के अनुसार बाहरी दुनिया में मौजूद कोई रहस्यमय गोंद नहीं है। जैसा कि ह्यूम ने कहा था, यह तो हमारे समझ की ही एक सहज श्रेणी है, एक नियम है जिसे हमारा मन हर अनुभव पर लागू करता है ताकि वो उसे समझ सके। तो कांट के अनुसार हमारा अनुभव बाहरी दुनिया और हमारे अपने मन के बीच एक सहयोग का नतीजा है। दुनिया हमें सामग्री देती है और हमारा मन उसे रूप देता है। तो अब हम अपने मूल सवाल पर वापस आते हैं, क्या हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं? कांट का जवाब एक बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही गहरा हाँ और नहीं है। हाँ, हम अपनी इंद्रियों पर इस बात के लिए भरोसा कर सकते हैं कि वे हमें एक सुसंगत और एक विश्वसनीय अनुभव की दुनिया दे रही हैं। यह दुनिया, जिसे कांट फेनोमेनल वर्ल्ड यानी आभासी दुनिया कहते हैं, वो अराजक या मनमानी नहीं है। वो नियमों का पालन करती है और हम उसका वैज्ञानिक अध्ययन भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम अपनी इंद्रियों पर यह जानने के लिए भरोसा नहीं कर सकते कि दुनिया अपने आप में कैसी है। उस चश्मे के पीछे, उस मानसिक फिल्टर के पार जो वास्तविक दुनिया है, जिसे कांट नॉमिनल वर्ल्ड कहते हैं, उसे हम कभी भी सीधे सीधे नहीं जान सकते। हम हमेशा सिर्फ अपनी ही बनाई हुई, अपनी ही व्याख्या की हुई दुनिया में कैद रहते हैं। कांट का यह समाधान बहुत ही शक्तिशाली था। इसने हमें संदेहवाद के उस गहरे गड्ढे से तो बाहर निकाल लिया, लेकिन उसने हमें एक बहुत ही विनम्र स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। इसने हमें याद दिलाया कि हमारा ज्ञान हमेशा मानवीय ज्ञान ही रहेगा। वो कभी भी एक ईश्वरीय, एक निरपेक्ष ज्ञान नहीं बन सकता। हम वास्तविकता के सिर्फ एक पहलू को ही देख सकते हैं, वो पहलू जो हमारे अपने मन द्वारा रंगा गया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सच्चाई सिर्फ व्यक्तिपरक है? चैप्टर नंबर 7, क्या सच सिर्फ आपकी अपनी राय है? वस्तुनिष्ठता की खोज। कांट का यह विचार कि हम सिर्फ अपने द्वारा बनाई गई दुनिया को ही जान सकते हैं, हमें एक और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही फिसलन भरी ढलान की ओर ले जा सकता है, और वो है सापेक्षवाद की ढलान। अगर हर किसी का मन वास्तविकता को अपने ही तरीके से बना रहा है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सच्चाई जैसी कोई चीज है ही नहीं? क्या सच सिर्फ मेरी सच्चाई और आपकी सच्चाई ही है, और कोई भी एक सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ सच्चाई नहीं है? यह एक बहुत ही आधुनिक लगने वाला विचार है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन अगर हम इसे गंभीरता से लें तो यह एक बहुत ही खतरनाक विचार है। अगर कोई भी वस्तुनिष्ठ सच्चाई नहीं है, तो फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, यह सच है, और पृथ्वी छपटी है, यह झूठ है? फिर तो यह सिर्फ राय का मामला बन जाएगा। हम यह कैसे कह सकते हैं कि नरसंहार गलत है? हो सकता है कि किसी और की सच्चाई में वो सही हो। सापेक्षवाद हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां ज्ञान, नैतिकता और न्याय का कोई साझा आधार ही नहीं बचता। तो क्या दार्शनिकों ने इस चुनौती का कोई जवाब दिया है? हाँ, बिल्कुल।
ज्यादातर दार्शनिक, चाहे वे अनुभववादी हों या तर्कवादी, वे सापेक्षवाद के इस चरम रूप को खारिज करते हैं। वे मानते हैं कि भले ही हमारी इंद्रियाएं हमें धोखा दे सकती हैं और भले ही हमारा मन हमारे अनुभव को आकार देता हो, लेकिन फिर भी एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता मौजूद है और हम उसके बारे में कुछ विश्वसनीय बातें जान सकते हैं। तो हम यह कैसे करते हैं? हम अपनी व्यक्तिपरक धारणाओं से वस्तुनिष्ठ ज्ञान तक कैसे पहुंचते हैं? इसका एक बड़ा जवाब है अंतर्विषयकता। इसका मतलब है दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा करना, उनकी तुलना करना और यह देखना कि हम सब में क्या समान है। मैं अपनी इंद्रियों पर शायद पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप और 100 और लोग भी वही चीज देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक हो जाती है कि वो चीज सच में वहां मौजूद है। विज्ञान इसी अंतर्विषयकता का एक बहुत ही कठोर और व्यवस्थित रूप है। एक वैज्ञानिक का प्रयोग का नतीजा तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि दूसरे स्वतंत्र वैज्ञानिक भी उसी प्रयोग को दोहराकर उन्हीं नतीजों को फिर से प्राप्त न कर लें। विज्ञान एक व्यक्ति का काम नहीं है, यह एक समुदाय का काम है। यह अलग अलग व्यक्तिपरक दृष्टिकोणों में से एक साझा, एक वस्तुनिष्ठ तस्वीर बनाने की एक निरंतर कोशिश है। दूसरा तरीका है सुसंगतता। हम अपने किसी एक अकेले अनुभव पर भरोसा नहीं करते। हम यह देखते हैं कि क्या वो अनुभव हमारे बाकी के सभी ज्ञान और विश्वासों के विशाल नेटवर्क के साथ फिट बैठता है या नहीं। अगर मुझे अचानक यह अनुभव हो कि मैं उड़ सकता हूं, तो मैं तुरंत यह नहीं मान लूंगा कि मैं उड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि यह मेरा बाकी का सारा ज्ञान, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम, जीव विज्ञान और मेरा पिछला सारा अनुभव के खिलाफ जाता है। एक विश्वास की विश्वसनीयता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो हमारे ज्ञान की पूरी इमारत के साथ कितना सुसंगत है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि कार्ल पोपर ने हमें सिखाया, हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। हमें अपनी परिकल्पनाओं का लगातार परीक्षण करते रहना होगा और उन परिकल्पनाओं को खारिज करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा जो सबूतों का सामना नहीं कर पाती। वस्तुनिष्ठता का मतलब निश्चितता नहीं है। वस्तुनिष्ठता तो एक प्रक्रिया है, एक रवैया है, अपनी गलतियों को लगातार खोजने और उन्हें सुधारने का। तो हाँ, हम शायद परम ईश्वरीय वास्तविकता को कभी नहीं जान सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी नहीं जान सकते। हम अपनी इंद्रियों, अपने तर्क और दूसरों के साथ संवाद के माध्यम से उस एक साझा वास्तविकता का एक ऐसा नक्शा बना सकते हैं जो लगातार बेहतर और बेहतर होता जाता है। हमें अपनी इंद्रियों पर अंधा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उन्हें एक आलोचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, शरीर की बुद्धिमत्ता। जब हमारी इंद्रियां हमारे दिमाग से ज्यादा जानती हैं, अब तक हमने अपनी इंद्रियों को एक ऐसी समस्या के रूप में देखा है जिसे हमें अपने उच्च तर्क से सुधारना या नियंत्रित करना है। ये प्लेटो से लेकर देकार्त तक पश्चिमी दर्शन की एक बहुत ही प्रमुख प्रवृत्ति रही है जो मन को शरीर से श्रेष्ठ मानती है। लेकिन 20वीं सदी में कुछ दार्शनिकों जैसे कि मॉरिस मर्लो-पोंटी और घटना विज्ञान की परंपरा के विचारकों ने इस पूरी तस्वीर को ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी इंद्रियों को और अपने शरीर को कम आंक रहे हैं। हमारा शरीर सिर्फ एक निष्क्रिय कैमरा नहीं है, वो तो दुनिया को जानने का, उसे समझने का एक बहुत ही बुद्धिमान और सक्रिय तरीका है। इस दृष्टिकोण के अनुसार हम दुनिया के बारे में पहले सोचते नहीं हैं, हम तो पहले उसे अपने शरीर से जीते हैं। एक बच्चे को ही लीजिए, वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समीकरणों से नहीं सीखता, वो गिरकर और चीजों को फेंककर अपने शरीर से ही गुरुत्वाकर्षण को समझता है। एक कुशल बढ़ई या एक संगीतकार अपने औजारों के बारे में सोचता नहीं है, वो औजार तो उसके शरीर का ही एक विस्तार बन जाते हैं। ये विचार कहता है कि हमारी इंद्रियां सिर्फ कच्चा डेटा ही नहीं भेजती, वे तो पहले से ही उस डेटा को एक अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करके भेजती हैं। हम सिर्फ रंगों और आकारों के धब्बे नहीं देखते, हम सीधे सीधे चेहरे, कुर्सियां और दरवाजे देखते हैं। हमारा शरीर इस दुनिया में जीने के लिए, उसमें काम करने के लिए बना है और इसलिए हमारी इंद्रियां हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो हमारे कर्मों के लिए, हमारे करने के लिए पहले से ही अर्थपूर्ण है। सोचिए एक क्रिकेटर के बारे में जो एक तेज गेंद को पकड़ने के लिए डाइव लगाता है। क्या वो उस गेंद के पथ, उसकी गति और हवा के प्रतिरोध की गणना
अपने दिमाग में करता है? नहीं, उसके पास इतना समय ही नहीं है। उसका शरीर जानता है कि उसे कहाँ और कब कूदना है। यह एक तरह की शारीरिक बुद्धिमत्ता है जो हमारे सचेत सोचने वाले दिमाग से कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा सहज होती है। यह दृष्टिकोण हमें हमारी इंद्रियों का सम्मान करना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह ज्ञान का एक स्रोत भी है। यह हमें उन सभी गैर बौद्धिक तरीकों का सम्मान करना सिखाता है जिनसे हम दुनिया को जानते हैं, जैसे कि कला, संगीत, नृत्य और यहां तक कि सिर्फ प्रकृति में टहलना। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी गट फीलिंग या अपनी सहज बुद्धि को हमेशा खारिज नहीं कर देना चाहिए। अक्सर हमारा शरीर हमारे अचेतन मन के माध्यम से उन चीजों को महसूस कर लेता है जिन्हें हमारा सचेत मन अभी तक समझ नहीं पाया है। तो क्या हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं? यह दृष्टिकोण कहता है कि हाँ, हमें उन पर भरोसा करना सीखना चाहिए, लेकिन एक अलग तरीके से। हमें उन्हें सिर्फ डेटा के एक स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के साथ संवाद करने के, उसमें होने के एक तरीके के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने शरीर की भाषा को सुनना सीखना होगा। लेकिन क्या हमारी इंद्रियां सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में ही बताती हैं? चैप्टर नंबर 9, छठी इंद्री और उससे परे। क्या हमारी इंद्रियां सीमित हैं? अब तक हमने अपनी 5 जानी पहचानी इंद्रियों की ही बात की है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या वास्तविकता को अनुभव करने के सिर्फ यही 5 ही रास्ते हैं? इतिहास और दुनिया भर की संस्कृतियां हमें उन अनुभवों की कहानियों से भरी पड़ी हैं जो इन 5 इंद्रियों के दायरे से परे जाते हुए लगते हैं। हम बात कर रहे हैं छठी इंद्री, अंतर्ज्ञान, भविष्य कथन और अतीन्द्रिय अनुभवों की। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ होने वाला है और फिर वो हो जाता है? क्या आपको कभी किसी व्यक्ति से मिलकर बिना किसी कारण के एक बहुत ही मजबूत वाइब महसूस हुई है? क्या आपने कभी किसी ऐसे संयोग का अनुभव किया है जो इतना सटीक था कि वो सिर्फ एक संयोग नहीं लग सकता? ये सब वो अनुभव हैं जिन्हें हमारा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अक्सर सिर्फ अंधविश्वास या मन का वहम कहकर खारिज कर देता है। लेकिन क्या यह इतना सरल है? दर्शन हमें इन अनुभवों को भी गंभीरता से लेने के लिए कहता है, कम से कम एक दार्शनिक सवाल के रूप में। सवाल यह नहीं है कि क्या भूत सच में होते हैं। दार्शनिक सवाल यह है कि हम ज्ञान को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या ज्ञान सिर्फ वही है जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों और अपने वैज्ञानिक उपकरणों से माप सकते हैं, या ज्ञान के और भी रूप हो सकते हैं, एक ज्यादा व्यक्तिपरक, एक ज्यादा सहज रूप? यह हमें एक बार फिर अनुभववाद और तर्कवाद की उस पुरानी बहस पर ले आता है, लेकिन एक नए मोड़ के साथ। एक कट्टर अनुभववादी कहेगा कि अगर आप किसी चीज को देख, सुन या माप नहीं सकते, तो वो मौजूद नहीं है। लेकिन एक ज्यादा उदार विचारक यह पूछ सकता है, क्या यह संभव नहीं है कि वास्तविकता के कुछ ऐसे आयाम हों, कुछ ऐसी आवृत्तियां हों, जिन्हें हमारी यह 5 इंद्रियां पकड़ने के लिए बनी ही नहीं है? हम जानते हैं कि एक कुत्ता हमसे कहीं ज्यादा बेहतर सूंघ सकता है और एक बाज हमसे कहीं ज्यादा दूर तक देख सकता है। हम यह भी जानते हैं कि हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं। तो यह सोचना इतना भी अतार्किक नहीं है कि हो सकता है कि वास्तविकता में और भी बहुत कुछ हो रहा हो जिसे हम अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं। यह हमें विज्ञान की अपनी सीमाओं की भी याद दिलाता है। विज्ञान का तरीका उन चीजों का अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छा है जो दोहराई जा सकती हैं, जो मापी जा सकती हैं और जो वस्तुनिष्ठ होती हैं। लेकिन यह उन अनुभवों का अध्ययन करने में बहुत कमजोर है जो दुर्लभ, व्यक्तिपरक और अद्वितीय होते हैं। आप एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव को एक प्रयोगशाला में कैसे दोहरा सकते हैं? इस सब का मतलब यह नहीं है कि हमें हर तरह के अंधविश्वास पर यकीन कर लेना चाहिए। हमें अब भी एक आलोचनात्मक और एक शक्की मन रखने की जरूरत है, लेकिन यह हमें एक खुला मन रखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह हमें यह कहने की विनम्रता सिखाता है कि मैं नहीं जानता। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो सकता है। यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी चेतना सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर ही बंद है, या वो किसी तरह से किसी महान, किसी ब्रह्मांडीय चेतना के साथ भी जुड़ी हो सकती है। ये वो सवाल हैं जहां दर्शन, विज्ञान और आध्यात्मिकता की सीमाएं एक दूसरे में घुलने मिलने लगती हैं।
चैप्टर नंबर 10, भरोसे का चुनाव। आप किस पर विश्वास करेंगे? हम अपनी इस लंबी और गहरी जासूसी के अंत पर आ गए हैं। हमने अपनी इंद्रियों पर भरोसा करने और न करने के कई कारण देखे। हमने देखा कि कैसे वे हमें धोखा दे सकती हैं, कैसे वे हमें भ्रम और सपनों की दुनिया में ले जा सकती हैं। लेकिन हमने यह भी देखा कि कैसे वे हमारी वास्तविकता का आधार हैं, कैसे वे हमें दुनिया से जोड़ती हैं और कैसे वे अपने आप में एक तरह की बुद्धिमत्ता रखती हैं। तो इस सब के बाद हम अपने उस मूल सवाल पर वापस आते हैं, क्या हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं? और शायद इस पूरी यात्रा के बाद सबसे ईमानदार और सबसे सच्चा जवाब यह है कि इसका कोई हाँ या नहीं में जवाब नहीं है। इसका जवाब एक चुनाव है, एक विश्वास का कार्य है। हम तार्किक रूप से 100% निश्चितता के साथ ये कभी भी साबित नहीं कर सकते कि हम एक ब्रेन इनएवेट नहीं हैं या हम एक सपना नहीं देख रहे हैं। संदेहवाद का यह किला अभेद्य है, लेकिन हम सब हर रोज, हर पल इस संदेह के बावजूद इस दुनिया के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं मानो कि यह वास्तविक हो। हम अपनी इंद्रियों पर एक व्यावहारिक भरोसा करने का चुनाव करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बिना जीवन जीना ही असंभव हो जाएगा। हम किसी भी पक्की जमीन पर खड़े नहीं हो पाएंगे। यह एक तरह का बुनियादी विश्वास है जिस पर हम अपने ज्ञान की बाकी सारी इमारत खड़ी करते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि क्या हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं। शायद बेहतर सवाल यह है कि हमें अपनी इंद्रियों पर कैसे भरोसा करना चाहिए। और इस ऑडियो बुक का पूरा सार इसी कैसे में छिपा है। हमें अपनी इंद्रियों पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें एक भोले भाले यथार्थवादी की तरह नहीं जीना चाहिए जो यह मानता है कि दुनिया ठीक वैसी ही है जैसी वो दिखती है। हमें भ्रम के तर्क से यह सीखना चाहिए कि हमारी इंद्रियां सीमित हैं और वे गलतियां कर सकती हैं। हमें अपनी इंद्रियों पर आलोचनात्मक तरीके से भरोसा करना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों द्वारा दी गई जानकारी को अपनी तर्क बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहिए। हमें दूसरों के अनुभवों से उसकी तुलना करनी चाहिए। हमें विज्ञान की मदद से अपनी इंद्रियों की पहुंच से परे की दुनिया को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें अपनी इंद्रियों पर एक संपूर्ण तरीके से भरोसा करना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी आंखों और अपने कानों पर ही नहीं, बल्कि अपने शरीर की उस गहरी, उस सहज बुद्धिमत्ता पर भी ध्यान देना सीखना होगा। अंत में हमारी इंद्रियों पर भरोसा करने का यह सवाल हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सत्य की ओर ले जाता है। वो यह कि हम वास्तविकता के निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। हम तो उसके सक्रिय सह निर्माता हैं। हमारा मन, हमारे शरीर और हमारी इंद्रियां, ये सब मिलकर उस अनुभव का निर्माण करते हैं जिसे हम वास्तविकता कहते हैं। और इस निर्माण की प्रक्रिया को समझना ही एक जागरूक और एक बुद्धिमान जीवन जीने की कुंजी है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि हमारी इंद्रियां हमारी वास्तविकता की खिड़कियां भी हैं और झूठे आईने भी, और कैसे हम इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर एक ज्यादा जागरूक जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी इंद्रियों की सीमाओं को पहचानें, कैसे एक आलोचनात्मक और शक्की मन विकसित करें, कैसे तर्क और अनुभव के बीच एक सामंजस्य बनाएं, और कैसे अपनी ही वास्तविकता के एक ज्यादा सचेत निर्माता बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपने अनुभव की दुनिया को समझने और उसे आकार देने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ,
अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।